हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज मैं आपके लिए संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन का भाग 1 लेकर आया हूँ। इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एसएससी जीडी के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यानी इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ विद डिटेल इसका डिस्कशन करने वाले हैं। यानी यदि आप ये टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपका एसएससी जीडी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन में कहा गया स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप गलती मत करना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप लगा दो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए, संविधान सभा की जो बैठकों को पढ़ना है वो मुख्य रूप से पहला, दूसरा और तीसरा और अंतिम बैठक को पढ़ना रहता है। यहीं से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, संविधान सभा की बैठकों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद रखना है उस पर हम लोग बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और ये नई दिल्ली में ये बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। आपको याद रखना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था और टोटल सदस्य जो थे वो 389 थे और इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। याद रखना है, संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 15 महिलाएं थीं। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में जो हिस्सा लिया था वो मात्र 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कितनी महिलाओं ने लिया? 10 में। आयोजन इसका हुआ है नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और साथ में ही इसमें उपाध्यक्ष की भी चर्चा की गई है। स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, इसमें याद रखना है, जिनका नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे। कौन? इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और वहीं B.N. राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखना है, सलाहकार के रूप में नियुक्त किसे किया गया था? B.N. राव को। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक की चर्चा है, आप इतना इसके बारे में याद रखना। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। याद रखना है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। किसने रखा था? पंडित जी ने संविधान सभा के सामने रखा क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, आप अभी मेरे साथ इसमें बने रहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई हैं। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई है। इनमें क्या क्या काम हुए ये याद रखना है। साथ में याद रखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950। याद रखोगे इतनी बात कि संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इज राइट वन आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। चलिए ये नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और ये मेरा वादा है दोस्त आपसे
कि यदि संविधान के आप 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जीडी से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइए। यहाँ पर कुछ और पॉइंट संविधान सभा के बारे में भी लिए हैं मैंने। देखिए 1895 संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान निर्माण करने के लिए। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग करी थी, याद रखना है। 1934 में एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग करी थी और इन्होंने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, जो एक निर्वाचन पद्धति पर होगी। तो अभी वर्तमान समय में जो संविधान सभा बनी हुई है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है मानवेंद्र नाथ रॉय 1934, ठीक है। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया प्यारे? कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हो गया था। क्या हुआ है? संविधान सभा का निर्माण हो गया था, ठीक है। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने की है, 1922 में गांधी जी के द्वारा की गई है और वहीं पर 34 में एम एन रॉय ने करी है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने करी है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और 389 संविधान सभा में सदस्य थे जिसमें 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? अभी मैंने बताया संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? तो 8 अनुच्छेद थे, याद रखोगे ना। उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे, ठीक है भाई। और इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात कही गई थी, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में अल्पसंख्यक जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्या उसका नियम होना चाहिए, उसके ऊपर बात की गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कब प्रस्तुत हुआ है? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो देखिए आप ऐसे ही याद रख सकते हो, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही विदेश जाता है ना, वही विदेशों की यात्रा करता है अधिकतर। तो पहला विदेश मंत्री का पद होगा वो अधिकतर प्रधानमंत्री अपने ही पास रखता था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए जब देश के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो कुछ कैबिनेट मंत्रियों को विभिन्न पदभार दिए गए थे और वहीं स्वतंत्र भारत के भी विभिन्न मंत्री थे जिनको अलग अलग पदभार दिया गया था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद मिला था विदेश मंत्री का, इन्होंने अपने पास रख लिया था। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखो मैंने लिया है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया तो विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग पदभार दिए गए और वही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। यहाँ से आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विदेश मंत्री थे पहले। ये पहले कौन थे दोस्त? विदेश मंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें कृषि मंत्री का पद दिया गया था। याद कैसे रखोगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से संबंध रखते थे, बिहार में इनका जन्म हुआ था।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एक कृषि संपन्न राज्य है, याद रखना है। तो कृषि संपन्न राज्य, कृषि से जुड़े हुए लाल को ही पहला कृषि मंत्री का पद दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आ गई जगजीवन राव। अब देखिए, आप ब्रह्मांड को, पूरे संपूर्ण जग को कैसे जीत सकते हैं? आप यदि जग को आपको जीतना है, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को जीतना है, कैसे जीतोगे? जग को जीतना है, कैसे? तो जगजीवन राव कौन होंगे? तो ये होंगे आपके श्रम मंत्री। मेहनत से, आप मेहनत से पूरे जग को जीत सकते हो। तो जगजीवन राव कौन हो गए? पहले श्रम मंत्री हो गए। आइए, बलदेव सिंह। बल मीन्स होता ताकतवर इंसान। यदि आपको किसी की रक्षा करनी है तो कैसे करोगे? बल से करोगे, है ना। तो बल से बलदेव, और रक्षा करोगे ना बल से, तो कौन हो जाएगा? रक्षा मंत्री। पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे, सी राजगोपालाचार्य। सी से सी राजगोपालाचार्य और सी से शिक्षा मंत्री। कौन थे ये? पहले शिक्षा मंत्री। पहले कौन थे दोस्त? शिक्षा मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे? तो पहले विधि मंत्री। विधि मंत्री। आगे जॉन मथाई कौन थे? तो जॉन मथाई मथ मथ के बनेगा उद्योग, कौन हो जाएगा? उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री। याद रखोगे, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे, जग को जीतोगे श्रम करके, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और सी राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे और जॉन मथाई आपके उद्योग मंत्री थे। भाई याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? अगर आपसे पूछ ले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब देखिए याद कैसे रखोगे? आप जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, और जिसका संबंध महिलाओं से होता है उसका संबंध ग्रह से भी रहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले कौन थे? याद रखना है, गृह मंत्री। गृह मंत्री पहले संचार मंत्री, गृह मंत्री और संचार मंत्री, गृह मंत्री और संचार मंत्री। याद रखोगे। यहां तक बात कवर हो गई। आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? अब ये मसौदा समिति को हम कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति, या हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, या हम कहते हैं पांडुलेखन समिति, इसी के नाम हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष को मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या थी 7। याद रखोगे। और इसको 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसका गठन किया गया था और बाद में इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। ये भी आपको याद रखना है। क्यों गठन किया गया था? तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, जिसको डॉक्टर BN राव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आगे आइए। मैंने कुछ समितियां और आपके लिए लिए हैं, आराम से इनको देखना है। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जी थे। प्रारूप तो हो ही गया आपका, अल्पसंख्यक कमेंट करके बताओगे। और वार्ता समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इस निर्णय से संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का पता चलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान समझना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का यदि आपको दर्शन करना है तो पहले प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। आप संविधान निर्माताओं के मन में क्या विचार थे, आप उन सभी का निर्णय क्या लेने वाले वो लोग थे,
वो सब प्रस्तावना से पता पड़ जाता है। तो अभी हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम मामला केरल राज्य, केरल राज्य। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित 3 विवाद हुए थे। मैंने तीनों को अच्छे से आपको आगे एक स्लाइड में लिया हुआ है। यहाँ पर आइए, बेरूबरी मामला हुआ था, यूनियन मामला, ये हुआ है आपका 1960 में। इसमें कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बोलो बात क्लियर हो गई। बेरूबरी मामले में क्या हुआ, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ मामला बना पंजाब राज्य हुआ। कब हुआ, तो ये 1967 में हुआ था। इसमें कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्या है, मन की कुंजी है। किसमें कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा था। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम मामला हुआ है केरल राज्य 1973 में। इसमें कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब स्वीकार किया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते आपको याद रखना है संशोधन करते समय इसके मूल ढांचे पर, संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसी को देखते हुए प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन हुआ है। वो कौन सा है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 है। कौन सा है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 है। तो आइए अब इनकी हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहाँ से आपको कुछ समझना है। देखिए प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था 42वां, कब हुआ है, 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पास, ठीक है, पास से क्या होगा, पंथ निरपेक्ष, आ से क्या होगा, अखंडता, सा से क्या होगा, समाजवाद। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो कौन थे, पास। और अब तक एक ही संशोधन हुआ है 42वां, कब हुआ है, 1976 में। आगे आइए, जैसे कुछ शब्द और हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये प्रस्तावना में कहाँ से लिए गए हैं, तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। तो प्रस्तावना में रूसी क्रांति से लिए गए शब्द कौन कौन से हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। बोलो बात क्लियर हो रही है। अच्छा लग रहा है ना आपको क्लास, अच्छा लगता है क्लास, दोस्त शेयर जरूर करना यार, बहुत मेहनत करेंगे हम आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा पेपर में, ठीक है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय 1917 में रूसी क्रांति से अपनाए गए थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो 1789 में क्रांति हुई थी, कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति से अपनाए गए। वो कौन कौन से शब्द थे, तो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है। याद हो गया इतना यहाँ तक, फिर सुन लीजिए एक बार। केशवानंद भारती बनाम मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आप इसमें ऐसा बदलाव कर सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव ना पड़े। गोलकनाथ में मन की कुंजी है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। उसके बाद अब तक एक संशोधन हुआ है 42वां, 3 शब्द, पास, याद रखोगे। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिए गए, फ्रांसीसी से। सभी न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, ये न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो रूसी क्रांति से लिए गए हैं। बोलो बात क्लियर हो गई, याद हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950
अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन लगभग 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को सभी 395 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। याद रखोगे ना इतनी बात? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे और लगभग 75,000 संविधान में शब्द थे। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में ये संसद भवन के अंदर भारतीय संविधान को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ आइए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये बात बिल्कुल गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 से है, ये भी गलत है। हाँ, ये है कि सर्वाधिक प्रभाव इसका है, सर्वाधिक प्रभाव भारत परिषद अधिनियम 1935 का है, लेकिन पूर्ण रूप से थोड़ी ना है भाई। चलिए, ये पूरी तरह से कनाडा पर, ये गलत है। ये सही हो जाएगा कि कई देशों का मिश्रण है, जिसमें ये कितने देशों का मिश्रण है? तो 60 देशों का मिश्रण है। ठीक है, कहाँ से क्या लिया गया है उसको जरा आगे देखिए, मैंने आगे आपको लिया है। यहाँ आ जाइए फटाफट से, गौर से समझिए बात को। एकल नागरिकता संसद कानून निर्माण, ये सब के सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, एससी मूल अधिकार प्रस्तावना, ये आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड। ठीक है, समवर्ती सूची प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से आई है। आपात उपबंध जर्मनी से आया है। रट लेना एक चीज, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से आई है। कहाँ से आई है? फ्रांस। मूल कर्तव्य रूस से आए हैं और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, संसद ब्रिटेन से आई है। संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों ही कहाँ से आ गए? तीनों ही ब्रिटेन के संविधान से आ गए। ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर कर लोगे आप और नोट्स बना लेना। सातों सब्जेक्ट जो आपके पास है, मैं इसी प्रकार से बीच बीच में आपको देते रहूँगा 100 क्वेश्चन, जिससे पर सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली है, इसको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली है 22 जुलाई 1947। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। अब देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको जितना भी बन सकता है क्वेश्चन सब एक जगह लिया है। देखो यहाँ से समझिए बात। पहला, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था संविधान सभा ने? तो अभी मैं पीछे ले चुका हूँ, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया संविधान सभा ने? तो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया संविधान सभा ने? तो ये भी है 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया, जिसका पहला माह होता है फागुन और अंतिम माह इसका जो होता है वो होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र होता है। आगे आइए, राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है और इसको कब अपनाया गया? 1973 में। याद रखना है कब अपनाया गया? 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है और इसको कब अपनाया संविधान सभा ने? संविधान सभा ने
1963 में। आगे आइए, राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा है और इसको कब अपनाया है? तो 2008 में। कब अपनाया है? 2008 में। बात क्लियर हो गई। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957, राष्ट्रीय पशु बाघ 1973, राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 और राष्ट्रीय नदी गंगा 2008। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है भारत का संविधान एक गणतांत्रिक है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है गणतंत्र का? तो ध्यान समझना है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। बोलो, बात क्लियर हो गई? भारत में राजा का पद जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले जापान में था वंशज, राजा का पद हुआ करता था वंश भाई वंश, ठीक है, मुगल काल में था। इस प्रकार से नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव होता है। अब देखिए, मैंने कुछ शब्दों का अर्थ आपको आगे लिया है, यहाँ समझिए बात। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, कोई एक धर्म नहीं होगा। ये अर्थ किसका है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। आगे, गणतंत्र का अर्थ मैं बता चुका हूं पीछे। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? भारत का लोकतंत्र है जिसमें एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि विधायक को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। आगे आइए, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। याद रखोगे, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारा होता है। तो पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, गणतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गया, बंधुत्व भाईचारा आपका होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश से लिया गया है? तो इसको लिया गया है इंग्लैंड से, जो कि मैं आपको पीछे करा चुका हूं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, जबकि आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 में की गई है, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हो, राज्य नाम परिवर्तन हो सकता है, सीमा परिवर्तन हो सकता है। जबकि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि एक राज्य से नए राज्य का निर्माण कर सकते हो, एक राज्य से नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 3 में। उसके बाद इन दोनों अनुच्छेदों में जो तीनों में बात कही गई है उसको अनुच्छेद 4 में रखा गया है, और ये चारों ही अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद हैं, इसको याद रखना। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन को मैं पीछे भी करा चुका हूँ, कमेंट करके बताओगे प्रथम राज्य कौन सा था जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 371 के ए में है नागालैंड, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कुछ चीज़ और देख लीजिए। देखो, अनुच्छेद 371 में विशेष राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की बात है, 71 के ए में नागालैंड है, 71 के बी में असम है, सी में मणिपुर राज्य है और डी में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है। याद रखोगे ना? 71 में महाराष्ट्र गुजरात, 71 के ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर और डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है उसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में, 5 प्रकार की शक्तियां हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। वाक स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति
अनुच्छेद 75 में बताई गई है। राष्ट्रपति की क्षमाग्रहण शक्तियां 72 में आपकी हो गई। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। हमें पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों की चर्चा की गई है। कौन कौन सी? एक होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर उठता है, तो मैंने उसको आगे कवर किया है। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर समझो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा क्या? तो वन, पुलिस, रक्षा या व्यापार, तो वन हो जाएगा आंसर। ठीक है, पुलिस राज्य में आती है। ठीक है ना यहाँ तक। अब आइए आगे देखो, गौर से देखना है इसको। यहाँ देखिए संघ सूची के विषय पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं। इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर, राज्य सूची में कृषि हो गया, जुआ हो गया, सट्टेबाजी है, स्वच्छता है, पुलिस है, जेल है और ये मजदूर संघ है। ये सभी आपका इस पे कानून जो बनाएगा वो राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची के विषय शिक्षा, वन, प्रेस, व्यापार, संघ, दिवालिया, जनसंख्या नियंत्रण, ये आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इतने विषय आप कवर कर लोगे, जीडी में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा और यहाँ से आने का पूरा चांस है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? हमें पता है अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 दर्शाता है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में बताया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये ध्यान से समझना बात मेरी। भारत में 86वां एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया मूल अधिकार, जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना के अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन मैंने अगले पॉइंट में लिया है आपके लिए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्न में से किसे दर्शाया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताया ना। 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है? 2002 में, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कब? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में कहा गया है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखो, भारत में जब भी आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 359 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों का हनन करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। अब देखो तीनों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं आगे। यहाँ पर आइए, राष्ट्रीय आपात भारत में 3 है। पहला कौन सा होगा आपका? तो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। किसमें? अनुच्छेद 352। यहाँ पर समझो, देश के अंदर राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है जब दूसरे देश का आक्रमण हो गया हो या आंतरिक खतरा हो या बाहरी खतरा हो, ऐसी कंडीशन में देश में राष्ट्रीय आपात घोषित होता है। और राष्ट्रीय आपात संसद से एक बार में 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना जरूरी होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, और ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। किसमें है? अनुच्छेद 356 में है। तीसरा है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 360 में की गई है, जो अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। याद रखोगे ना यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक
समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो मैंने आपको बताया था एससी में, सर्वोच्च न्यायालय में यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, अनुच्छेद 32 और 226। वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं, जरा यहाँ पर देखिए फटाफट से। बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है पहली। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना। जब भी निचली अदालत को उच्च अदालत आदेश देती है तो परमादेश रिट जारी करती है। अधिकार पक्ष, किस अधिकार से इसका अर्थ होता है, ठीक है, किस अधिकार से। आगे उत्प्रेषण का अर्थ होता है आपका मंगा लेना और प्रतिषेध। तो 5 प्रकार की ये रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पक्ष, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है। तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। किस में है, अनुच्छेद 280 में है। और 1951 में इसका गठन हुआ था वित्त आयोग का। इसका गठन जब होता है तो ये 5 सदस्यीय रहता है, 5 सदस्यीय रहता है वित्त आयोग, और इसका गठन वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है क्लास में, कौन कौन से राज्य हैं 6वीं अनुसूची में। तो मैं बता चुका हूँ, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्यों का वर्णन किया गया पूर्वोत्तर भारत के, और इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको सभी अनुसूचियों को, प्रमुख अनुसूचियों की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो सुनो ध्यान से। अब अनुसूची नंबर 1 में संघ व राज्य की चर्चा है, याद रखना है। क्या है, संघ व राज्य। अनुसूची नंबर 2 में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन है। 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है। 4 में, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा है। 5 में SC/ST के बारे में विशेष चर्चा है। 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों पीछे बताए। 7 में 4 प्रकार की सूचियों की चर्चा है, 4 सूची है। 8 में भाषाओं की चर्चा है। 9 में जमींदारी उन्मूलन है, ठीक है। 10 में दल बदल है। और 11 में ग्रामीण स्वशासन है। 12 में शहरी निकाय नगर निगम की चर्चा है। तो 12 अनुसूची याद रखना। मैंने बताया था कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, ठीक है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, याद रखना इतनी बात। 11वीं अनुसूची को 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया आप कमेंट करके बताओगे। बोलो बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आपकी सूचियों की चर्चा भी पूरी तरह से क्लियर हो गई। अगले क्लास में अब हम लोग संविधान का भाग 2 लेके आएंगे। लगभग 3 क्लास में 100 क्वेश्चन पूरी तरह से मैं आपको कवर करा दूंगा। तो बताइए आपको कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट जरूर करना है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।